नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो ओपिनियन पोल लेकर के आया है आपके लिए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से ठीक 60 घंटे बाद पहले चरण की वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक घमासान चरम पर है। सत्ताधारी बीजेपी समेत सभी प्रमुख सियासी दल डोर टू डोर जाकर प्रचार भी कर रहे हैं। जनता इस बार फोकस कर रही है विकास पर, तमाम मुद्दों पर, और इस बार किस पर अपना भरोसा जताएगी जनता, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। फाइनल नतीजों से पहले नेताओं की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। सियासी पार्टियां भी जोर तोड़ में लगी हुई हैं। सर्वे एजेंसियां लोगों का मूड जानने की कोशिश कर रही हैं। अलग अलग चैनलों ने अलग अलग एजेंसियों के साथ सर्वे किया है। न्यूज इंडिया ने भी ग्राउंड जीरो ओपिनियन पोल किया है, जिसे हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के सीधे अंजाम दिया है। हमने लोगों से बात की, हमने उनका मिजाज टटोलने की कोशिश की, जाना समझा, उनके मिजाज को आंकड़ों की कसौटी पर कसा। ग्राउंड जीरो ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर एक्सपर्ट पैनल के साथ चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में चुनाव होना है। राज्य में चुनावी गहमागहमी जोरों पर है। एक के बाद एक बड़े बड़े नेता अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इन सब के बीच आज हम आपके लिए यूपी के 7 चरणों का ग्राउंड जीरो ओपिनियन पोल लेकर आए हैं, जिसे हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर जाकर किया है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर यूपी विधानसभा का विजेता कौन होगा, किस पार्टी की जीत होगी, किसकी हार, कौन नेता बाजी मारेगा और किसकी जमीन खिसकेगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से सियासी पारा हाई है। लोक लुभावन वादों का दौर भी जारी है, तो यूपी में भी चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं और अपने हिसाब से समीकरण बनाने में जुटी है। लोगों की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर यूपी विधानसभा चुनाव का बादशाह कौन होगा। न्यूज इंडिया आज आपको ग्राउंड जीरो ओपिनियन पोल में यूपी के 7 चरणों की सभी सीटों के चुनावी बयार से रूबरू करवाएगा। आपको दिखाएंगे कि कौन सा प्रत्याशी जनता की पहली पसंद है, कौन है जो 2022 के रण में बाजी मारेगा, कौन है जिसके हाथ से सत्ता फिसल सकती है। तो बस बने रहिए हमारे साथ। मेरा रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब हम आपको दिखाते हैं न्यूज इंडिया का ग्राउंड जीरो ओपिनियन पोल, जो हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के किया है। हमने जनता के बीच जाकर बात की, उनकी राय जानी। चलिए आपको दिखाते हैं यूपी के पहले फेज में किसे कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। दरअसल डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम आपको बताएंगे। ग्राउंड जीरो ओपिनियन पोल को देखिए। यूपी के पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग होगी। बीजेपी प्लस 35 सीटों पर जीत सकती है चुनाव। समाजवादी पार्टी 18 सीट, बीएसपी 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। पहले चरण को लेकर के घमासान लगातार जारी है। तमाम नेताओं के बयान आपने सुने, बहुत चीजों की चर्चा हुई। जो ग्राउंड जीरो पर जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, उसके इतर भी बहुत सारी गर्मी चर्मी की सियासत भी होती रही। हिंदू मुस्लिम की सियासत होती रही, जातिगत आधार पर सियासत होती रही। तो ये ग्राउंड जीरो ओपिनियन पोल जो है फर्स्ट फेज का हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बीजेपी प्लस 35 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी प्लस 18 सीटें।
दिखा रहे हैं फर्स्ट फेज 58 सीट्स, इस पर क्या नतीजे हो सकते हैं? ये ओपिनियन पोल है, ये नतीजे नहीं है, हम आपको बार बार बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर के हमारे संवाददाताओं ने जो रिपोर्ट तैयार की है, लोगों से बातचीत की है, उसके आधार पर ये फर्स्ट फेज के नतीजे हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी जो है प्लस है, 35 सीटें जीत सकती है। जो कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा बीजेपी को फर्स्ट फेज में, चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से चुनाव की शुरुआत हो रही है, तो वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है बीजेपी को, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कम से कम ओपिनियन पोल में तो यही पता चल रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम आपको दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो का जो ओपिनियन पोल है, अलीगढ़ के भी नतीजे आप देख सकते हैं। यहां पर बीजेपी प्लस 5 सीटें जीत सकती है। गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी प्लस को 1 सीट मिल सकती है। इस तरीके से तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं, फर्स्ट फेज में जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बीजेपी प्लस 2 सीट बागपत में जीत सकती है। शामली में 2 सीट बीजेपी जीत सकती है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 2, बीजेपी को 4 सीटें हाथ में आएगी। मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ में ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो यहां पर भी बीजेपी को नुकसान बहुत ज्यादा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद में 3 सीटें बीजेपी प्लस को मिल रही हैं। हापुड़ में समाजवादी पार्टी और बीजेपी जो सीटें मिल रही है वो भी हम आपको लगातार एक एक करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट फेज में जितने जिले हैं जहां पर वोटिंग हो रही है उसकी तस्वीर भी हम आपके सामने रखने की कोशिश करें। दरअसल ये ओपिनियन पोल है, किसी एजेंसी ने ओपिनियन पोल तैयार नहीं किया है। न्यूज इंडिया के संवाददाताओं ने लोगों के बीच जाकर के जो बयानबाजी हो रही है, कोरोना काल पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड रहा है, किस तरह की सरकार लोग चाहते हैं, आखिर उनकी मंशा, जो सरकारें आती है क्या उनकी विकास की मंशा रहती है या फिर परिवारवाद को लेकर के उनका फोकस रहता है। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिस पर लोगों से बातचीत की गई और उसके आधार पर हमारे संवाददाताओं ने, हमारे रिपोर्टर्स ने लोगों का मन टटोला और उसके आधार पर यह ग्राउंड जीरो ओपिनियन पोल तैयार किया है न्यूज इंडिया ने। इस मसले पर बातचीत करने के लिए महेश आर्य साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। प्रशांत उमरा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। इंद्रजीत सिंह वरिष्ठ नेता आरएलडी के मौजूद हैं। सृष्टि कश्यप हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं। सुरेश चंद्रा नेता बीएसपी के मौजूद हैं। विश्वेंद्र कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ 2 वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी और सरफराज सैफी भी मौजूद हैं। ये जो तस्वीर बदलती हुई, मनीष जी शुरुआत में आपसे करूंगा, ये तस्वीर बदलती हुई दिख नहीं रही है। जैसा हमने 2 हफ्ते पहले जो ओपिनियन पोल किया था, जो पोल्स ऑफ पोल था, उसमें भी लगभग ऐसी तस्वीर थी। तो क्या मतदाताओं ने मन बना लिया है, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए कुंदन, मुझे ऐसा लगता है कि तस्वीर से तकदीर बनेगी या नहीं इसका इंतजार तो 10 मार्च तक करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि 11 जिलों की 58 सीटों को लेकर हमारे रिपोर्टर जो गली गली जाकर, जो सैंपल बेस था उसमें गली गली द्वारे द्वारे जाकर लोगों से पूछताछ कर ये जो आंकड़ा हम लोग सामने दिखा रहे हैं, इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि वो सारे मुद्दे इसमें समाहित दिखाई देते हैं, जिसमें राष्ट्रवाद है, जिसमें कैराना है, जिसमें किसानी है। और इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो आपको याद होगा कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट कर, याद होगा कि मथुरा में निर्माण जारी होगा, मथुरा को लेकर काशी और अयोध्या में निर्माण जारी, अब मथुरा की बारी। तो ये सारी मुद्दों को सामने लाकर बीजेपी ने कोशिश की है कि एक साथ हर जगह खटखटाया जाए। किसी के मन में कुछ चल रहा है तो वो खटखटाया जाए, किसी के मन में मंदिर है तो मंदिर पर बात करें, फिर बात करें किसानों की, तो किसानों को लेकर भी ये कोशिश की गई। अगर आप देखें तो प्रवेश वर्मा के घर पर जो बैठक की गई, जिसमें ये कोशिश की गई कि जयंत और अखिलेश की जो जोड़ी है, इसको अगर हम लास्ट मोमेंट पे भी तोड़ सके और अपने पाले में ला सके, ये सारी कोशिश हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आंकड़े निश्चित ही बीजेपी को राहत देने वाले हो सकते हैं। कुंदन, सरफराज जी, जो अंदेशा जताया जा रहा था कि जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में, चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही चुनाव हो रहे हैं, तो अंदेशा जताया जा रहा था किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, तगड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन वैसा नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आम लोग किसानों के आंदोलन को भूल गए या फिर किसानों ने जिन मसलों को उठाया उनका ताल्लुक जो है सीधे आम लोगों से उतना नहीं है?
देखिए कुंदन, ये बिल्कुल साफ है कि पिछले चुनाव के मुकाबले ये चुनाव थोड़ा अलग है, बहुत डिफरेंट है। और इसलिए है चूंकि जिन इलाकों में चुनाव हो रहे हैं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जहां से किसान बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। पहले चरण का चुनाव यहां पर हो रहा है, इसमें शामली भी है, इसमें मथुरा भी है। आपने शामली में देखा कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह घर घर जाकर शामली में पर्चा बांटते हैं। आपने ये भी देखा कि वहीं के आसपास मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं साझा, किसानों को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि मथुरा में बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु जाते हैं, जो किशन की नगरी कही जाती है, वहां पर अमित शाह ने डोर टू डोर प्रचार किया, वहां भी जाके पर्चे बांटे, घर घर गए, बांके बिहारी के मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। ठीक उसी तरीके से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने गाजियाबाद, हापुड़ इन इलाकों में तमाम तरह के प्रचार किया। तो आप समझिए, यहां शामली भी आपको नजर आ रही है और यहां पर मथुरा भी नजर आ रहा है। और जिन इलाकों में चुनाव हो रहे हैं, चाहे शामली की बात करें, चाहे मुजफ्फरनगर की बात करें, बागपत की बात करें, मेरठ की बात करें, हापुड़ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, आगरा की बात करें, या जिस जगह आप और हम बैठे नोएडा और अलीगढ़, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय, जाट समुदाय और इसके अलावा ब्राह्मण समुदाय का बड़ा ताल्लुक है। और यह भी आप जानते हैं कि साल 2017 में जो चुनाव हुए थे वो नतीजे अलग थे, प्रचार करने का तरीका अलग था। लेकिन साल 2022 में चुनाव भी अलग हो रहे हैं, प्रचार करने का नतीजा भी अलग हो रहा है और हर पार्टी इस वक्त ये दावा कर रही है कि वो चुनाव जीतेगी। और आप ये समझिए कि अब से 24 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद में जब 10 फरवरी को जब वोटिंग होगी, वो तस्वीर आपको देखने के लिए बनेगी। बिल्कुल, तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तस्वीर क्या बदली है, ओवरऑल फिगर भी आपके सामने होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आंकड़े हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज इंडिया का ग्राउंड जीरो ओपिनियन पोल जारी है। और अब बात दूसरे चरण की, वो चरण जो तय करेगा यूपी चुनाव की बयार किस ओर बह रही है। हमारे संवाददाताओं ने सहारनपुर, बिजनौर, संभल समेत 9 जिलों के गांव, गली कूचों में जाकर जनता से बात की, लोगों का मन टटोलना चाहा। आपको दिखाते हैं यूपी के पहले फेज में किसे कितनी सीट मिल रही है। तो हमने आपको दिखाया सेकेंड फेज का ओपिनियन पोल भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दूसरा जो ग्राउंड जीरो ओपिनियन पोल है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 36 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरा चरण में आप देखिए 24 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। समाजवादी पार्टी यहां पर भारी होती हुई दिख रही है, 27 सीटें, बीएसपी 3, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। तो ये दूसरे चरण के जो नतीजे हो सकते हैं, तो सेकेंड फेज में अगर हम बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी जो है, जो 9 जिलों में सेकेंड फेज में चुनाव होना है, वहां पर समाजवादी पार्टी प्लस के जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो जीत दर्ज करेंगे। तो ये सेकेंड फेज का ओपिनियन पोल है, ग्राउंड जीरो ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी प्लस जो है वो 27 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत सिंह साहब, सेकेंड फेज के जो नतीजे हो सकते हैं वो आप लोगों के फेवर में? में पत्रकार है और एक चैनल आप चला रहे हैं, तो आप ओपिनियन पोल कीजिए, इसके लिए कौन मना कर सकता है। लेकिन अभी तो ना तो वोटिंग की परसेंटेज आई कि कितने परसेंट वोट होगी, क्या होगा, कैसे होगा, इन ओपिनियन पोल्स के हिसाब से कोई भी पार्टी, मुझे नहीं लगता कि जी चलिए इंद्रजीत जी से लगता है कि आपकी
आपके हिसाब से कि अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि ना तो अभी वोटिंग हुई, ना अभी कुछ बात हुई, और जो सारे मुद्दे खत्म हो गए, बेरोजगारी का मुद्दा भी खत्म हो गया, और किसान मुद्दा भी खत्म हो गया, महंगाई मुद्दा भी खत्म हो गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो आप तो बहुत अच्छा गुड फील करवा रहे हैं। नहीं, हम गुड फील नहीं करवा रहे हैं इंद्रजीत जी साहब। दरअसल हमारे रिपोर्टर्स एक मोटा मोटी जो ओपिनियन लेते हैं, एक ही बात है। नहीं, आप तो मत कहिए ना, जो मतदाता है उन्होंने ही बताया है, हमने नहीं बताया है। दोनों में बहुत अंतर है सर। आप आरएलडी के सीनियर नेता हैं, लेकिन आप इस तरीके से हमें कोट करके मत कहिए ना। सरकार, मेरा कहना ये है, आपका रिपोर्टर गया या आपके गया, मैं तो एक बात जनरल बात कर रहा हूं कि जो मौकूफ आए मुद्दे खड़े हैं वो सारी चीजें खत्म हो गई। गन्ने की पेमेंट भी खत्म हो गई, किसान आंदोलन में 700 किसान मारे गए वो भी खत्म हो गया, महंगाई मुद्दा भी खत्म हो गया, बेरोजगारी मुद्दा भी खत्म हो गया, अन्न और कितने भी मुद्दे, जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं जो आम पब्लिक से रिलेटेड है, वो सब कुछ खत्म होते हुए अब जनता फिर दोबारा से सत्ताधारी पार्टी को जिता रही है, तो इसका मतलब मुद्दा तो कुछ है, बचा ही नहीं। नहीं, इंद्रजीत जी साहब, आप जो कह रहे हैं कि गन्ने के पेमेंट का जो मुद्दा खत्म हो गया, गन्ने के पेमेंट का जो मुद्दा था उस पर तो सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, कहती है हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए जो हैं किसानों के खाते में डाले। ऐसा 2 टर्म में, यानी कि 10 साल में इतनी पेमेंट नहीं हुई है जितनी पेमेंट हमारी सरकार ने किया है। कुंदन जी, मैं बताता हूं सर, मैं आता हूं, एक सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड के लिए जी कहिए। कुंदन जी, मैं ये कह रहा हूं, मैं तो अपनी तारीफ ही करूंगा ना, मैं अपनी बुराई क्यों करूंगा? जो आपने दे दिया आपका धन्यवाद। पेमेंट आपने को अपनी जेब से, सरकार ने जेब से नहीं दिया। 1 किलो चीनी भी अगर शुगर मिल से गेट से बाहर निकलती है तो सबसे पहले ड्राफ्ट लेती है शुगर मिल, उसके बाद चीनी बाहर निकलती है। और चीनी, गन्ना आप उधार खरीदते हैं, और अगर थोड़ा सा भी पेमेंट बिजली का रुक जाए किसान के ऊपर तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है। आपने जो दे दिया आपका धन्यवाद, लेकिन मैं उसकी बात करूं, बिल्कुल सर, आप ये व्यवस्था पर सवाल उठाना, बिल्कुल आप जो जिसका जिक्र कर रहे हैं वो स्थापित व्यवस्था है, उसको भी बदलने की जरूरत है। इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। प्रशांत साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो तमाम नेता हैं आपके राष्ट्रीय स्तर के, उन्होंने कमान संभाली और फाइनली ऐसा लग रहा है कि आपको फर्स्ट फेज में उतना नुकसान नहीं हो रहा है, सेकंड फेज में ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े 19 पड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो डैमेज कहा जा रहा था किसान आंदोलन, वो डैमेज को आप लोगों ने कंट्रोल कर लिया है? लेकिन कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी सीरियस पॉलिटिक्स करती है और फुल टाइम पॉलिटिक्स करती है जी। और हम लोग अखिलेश जी के तरह पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते कि 1.5 घंटे एक चैनल के इंटरव्यू में थक जाएं और बोले कि नहीं हम थक गया, नहीं बोलूंगा। हमारे नेता सभी चुनावों को बिल्कुल सीरियसली लेते हैं। फर्स्ट फेज में जिस तरीके से हमारे सारे शीर्ष नेता प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर के लोग अपना वहां पर जमीन जा करके हमारे अमित शाह जी तक पर्चे बांट रहे थे, उसी तरह हम सेकंड फेज में करेंगे। हम किसी फेज में पिछड़ने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी 7वें फेज में आगे रहेगी और हम 300 सीटों से अधिक के साथ सरकार बनाने का काम करेंगे। जो कानून और सुरक्षा के हमने दिया है, जो उत्तर प्रदेश के जनता के मन में, महिलाओं के मन में, बच्चों के मन में जो हमने एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न किया है, वो वही भाव हमें वोट देने का काम करेगा। जी, सुरेश चंद्रा साहब, बहन मायावती तो अब एक्टिव दिखाई दे रही हैं, इसका नतीजे में फर्क दिखेगा क्या? हमारा रिजल्ट बढ़िया रहेगा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? जी आ रही, कहिए। हाँ, तो क्या ये जो शामली पर ये लिख दिया गया कि भाई इधर बीजेपी का आदमी नहीं आएगा, मेरठ पर 2 बार ठुकाई पिटाई हो गई। और इतना ही नहीं, जो प्रज्ञा सर्वे है, एक सोशल मीडिया पर प्रज्ञा सर्वे है, वो उसने कहा है बीजेपी के वर्कर ने कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा हमारी सरकार बनेगी बार बार। तो क्या ये जो ओपिनियन पोल है, क्या इस पर पार्टियों का ऐतराज नहीं लगा? बहुजन समाज पार्टी ने रिटर्न में कंप्लेंट की है, सपा वालों ने भी रिटर्न में कंप्लेंट की है, औरों ने भी रिटर्न में कंप्लेंट की है।
कि भाई इससे वोट को प्रभावित करने का एक प्रोसीजर है। नहीं तो जब ब्राह्मणों के खिलाफ ब्राह्मण का नेता, बीजेपी का नेता गाली बक रहा हो तो क्या किसान भूल जाएगा? क्या मेरा ब्राह्मण वंश भूल जाएगा? क्या हमारा जो माननीय बहन जी का जो सीधा सीधा सिद्धांत है कि देश उन्नति का सही इलाज केवल बीएसपी के पास। नहीं तो चंद्रा साहब, आप इस ओपिनियन पोल को ही ओपिनियन पोल करने के परंपरा को आप खारिज कर रहे हैं जी? आप ऐसा नहीं है भाई। मैंने अभी प्रज्ञा सर्वे की बात कही। क्या ये लोग दावे के साथ ये कह देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, इतनी सीट आएंगी? नहीं, देखिए, ओपिनियन पोल जो न्यूज चैनल और एजेंसियां करती हैं, चंद्रा साहब कोई दावा नहीं करता, हम भी दावा नहीं कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगियों ने जाकर के, रिपोर्टर्स ने जाकर के जो सर्वे किया है, न्यूज इंडिया भी दावा नहीं करता है। हम सिर्फ बता रहे हैं ओपिनियन पोल है, ये ओपिनियन पोल है जिसके तो एक बात कह लेता हूं कि ये एजेंसियां और मीडिया मुद्रा की रखेल तो नहीं बन गई है। नहीं, ये आप नहीं कह सकते, ये आप नहीं कह सकते। आपकी ये सोच है, लेकिन इस मंच पर आप ये नहीं कह सकते। ये आपकी सोच हो सकती है, ये आपकी पार्टी की सोच हो सकती है, लेकिन देश जो है अभी भी मीडिया में भरोसा रखता है। जो मैं बात कर रहा हूं, देश मीडिया में भरोसा रखता है। आपके मीडिया सच्चाई दिखाता है, जो आईना है वो दिखाने की कोशिश अभी मीडिया करता है। आईना अभी भी मीडिया दिखाता है। चंद्रा साहब, दोबारा आता हूं मैं, दोबारा आता हूं। नहीं, आपकी सोच मीडिया को लेकर के दर्शकों के सामने आ गई ना चंद्रा साहब, आपकी सोच आ गई सामने। तो अब आपसे ज्यादा सवाल जवाब कैसे कर सकता हूं मैं? आप अगले चंद लाइन में कह देंगे कि न्यूज इंडिया ही बिका हुआ है। न्यूज इंडिया ने जो ये सर्वे किया है वो पैसे से खरीदा गया। आपकी सोच सामने आ गई। चंद्रा साहब की आवाज कम कर दीजिए। चंद्रा साहब, रमन जी मैंने व्यक्तिगत आपके लिए नहीं कहा है। नहीं, आपके परसेप्शन सर सिर्फ एक चैनल के लिए नहीं है ना, आप मीडिया के लिए, आप मीडिया के लिए कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, कमल भार्गव हमारे साथ, हमारे सहयोगी मेरठ से जुड़ रहे हैं। कमल, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस आधार पर आप लोगों ने जाकर के लोगों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर मूड क्या है पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोगों का? कौन सा आधार, कौन सा तरीका आप लोगों ने अख्तियार किया? देखिए, जब भी किसी वोटर से बात करी जाती है या यूं कहे कि जनता से बात करी जाती है तो कई सारे आधार और मुद्दे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि जब हमने लोगों से संपर्क किया तो सबसे पहला मुद्दा जो सामने आया वो ये था कि लॉ एंड ऑर्डर पर क्या चुनाव होगा या नहीं होगा। दूसरा मुद्दा रहा जो एक अंडर करंट बना हुआ था कि लोगों के जुबान पर एक बात थी कि क्या महंगाई जो बढ़ी हुई है पिछले 5 सालों में या पिछले 2-3 सालों में, वो एक मुद्दा रहा। फिर मैं कहना चाहूंगा कि जो मुद्दा सबसे बड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, जो बना हुआ है, आज भी बना हुआ है, वो किसानों का बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखी जाए तो एक मुद्दा ये भी सामने आया कि जिस तरीके से विकास की बातें करी जा रही हैं या वादे किए जा रहे हैं, वो भी एक मुद्दा रहा। तो इन तमाम बातों पर लोगों से चर्चा करी गई, उन तमाम मुद्दों पर लोगों की राय ली गई। तो ये देखने को मिला कि जो मुकाबला होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं इस बार जरूर रोचक होगा। और रोचक होगा भी क्यों नहीं, इसकी पीछे एक वजह है कि 1 साल तक किसानों का आंदोलन चलता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सीधे तौर पर एक गढ़ माना जाता है जिसे शुगर केन बेल्ट कहा जाता है, जाट लैंड कहा जाता है। और सबसे बड़ा जो चुनाव के लिए मुद्दा था, जो पिछले चुनाव में भी रहा और इस बार रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने तो सीधे तौर पर जो ये मुद्दा एनकैश किया वो लॉ एंड ऑर्डर को ही किया। अगर आपने देखा हो कि जितनी भी तमाम रैलियां हुई, जनसंपर्क हुए, प्रधानमंत्री मेरठ आए, मुख्यमंत्री मेरठ आए, गृह मंत्री मेरठ आए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही साधा निशाना और सीधे तौर पे यही कहा कि जो पिछली सरकार थी वो नहीं कर पाई जो हमने किया। तो अगर ये आरोप लगाए जाते हैं या ये कहा जाता है कि मुद्दे नहीं है और मनगढ़ंत सर्वे किया जाता है, ये कहना गलत होगा। निश्चित तौर पर लोगों से संपर्क किया जाता है और ये सारे मुद्दे। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते थे माननीय बहन जी? ठीक है, कमल बन रहे हमारे साथ 2 और मेहमान, उनसे भी हम बात कर ले, चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश मुद्दों का जिक्र किया है कमल हमारे सहयोगी ने। विश्वेंद्र जी, आप तो बता रहे हैं कि रात के 10 बजे भी आप सहारनपुर से लौट करके आप लगातार सहारनपुर में
आप भी ग्राउंड जीरो पर जाकर के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहां के हालात को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी लगता है क्या कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है जो प्राइम मसला है, जिसके आधार पर लोग वोटिंग करेंगे, जिसका जिक्र बीजेपी बार बार और बीजेपी के स्टार प्रचारक क्या जो भी हो वो कर रहे हैं? महंगाई का कोई मसला है, किसान थर्ड प्रायोरिटी पर हमारे सहयोगी बता रहे हैं। क्या प्रायोरिटी लिस्ट अगर आपने भी बात की होगी लोगों से तो इस लिस्ट में टॉप पर क्या है? क्या लॉ एंड ऑर्डर ही है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये विशेष सवाल था आपका, क्योंकि सुरक्षा का जो विषय है वो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बीजेपी को बड़ा वरदान मिला हुआ है। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार रही, उन्होंने बहुत ही अच्छा ये शासन दिया कि जो अपराधी थे, जो चोर थे, डकैत थे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, बीएसपी के प्रवक्ता एक बात कहना चाहूंगा, आपने रखेल कहा, अब मैं आपको ही जवाब दूंगा, ये जमी बेच देंगे या आसमां बेच देंगे, और जो सौंप गए मीडिया के सिपाही, तो ये पॉलिटिक्स के लोग हमारा हिंदुस्तान बेच देंगे। आपका क्या मजाल, आप रखेल बता रहे हैं, आप रखेल बता रहे हैं टीवी चैनल को। आप ये शब्द नहीं कहना चाहिए आपको, आप प्रवक्ता है भारतीय बहुजन समाज पार्टी के, ये शब्द अच्छे नहीं है आपके, आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। आपने एक न्यूज इंडिया पर ही नहीं, सभी टीवी चैनल पर आरोप लगाया है, ये शब्द नहीं होने चाहिए आपके। आप इसलिए आपकी पार्टी गलत में जा रही है आपके तरीके से। मैं वापस आना चाहूंगा महोदय, एंकर महोदय, कि सुरक्षा मुद्दा वास्तविक, जो किसान रात को जाके खेत में जाया करता था, उसको बड़ी समस्या थी, उसके यहाँ चोरी होती थी ट्यूबवेल पे, उसके किसान जो गन्ना डालने जाता था, रात को गन्ना शुगर फैक्ट्री में जाता है तो वो उसके ट्रॉली, ट्रैक्टर, बुगिया छीन ली जाया करती थी। शाम के टाइम अंधेरे में, जब अंधेरा होने से पहले ही जो गांव का आदमी शहर में आया है किसी सामान खरीदने, किसी रिश्तेदारी में, किसी कारणों से, जब वो वापस जाता था तो डरता था और जल्दी घर पहुंचने की कोशिश करता था। यह भी हालत थी कि माँ बाप डरते थे, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा भाई क्या स्थिति में होगा घर जब तक वापस नहीं पहुंचा। ये सच्चाई है। मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं ये बात कहना चाहूंगा बीजेपी कमियां है, लेकिन सुन लीजिए ना, चंद्रा साहब सुन लीजिए, चंद्रा साहब एक पत्रकार को सुन लीजिए, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, उन्होंने जो देखा है अपनी आंखों से, उन्होंने जो महसूस किया वही बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं। बीजेपी की दो, आप कुछ भी बोल दें, आप बेलगाम होकर कुछ भी बोल दें। 2 मिनट और कहना चाहूंगा, ऐसे नहीं, चंद्रा साहब आप कुछ भी बोलने जायज है। बीजेपी का नुकसानदायक है। चंद्रा साहब सुनने की क्षमता रखे प्लीज। बीजेपी के जो नुकसानदेह जो मुद्दे होंगे वो महंगाई होगी, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, अभी आपने कहा 1.5 लाख करोड़ दे दिया। मैं इसमें बीजेपी को कहना चाहता हूं, क्या एहसान कर दिया? गन्ना का जो दाम उसको मिला है वो किसान का हक था, उसका प्रोडक्ट था, वो अपना सामान बेचा, तो इसके लिए कोई बड़ा एहसान नहीं, ना समाजवादी पार्टी का 17 से 12 के बीच में और ना किसी पार्टी का। रही बात रोजगार, इसमें बीजेपी का बुरा हाल है और आवारा पशु बहुत भारी नुकसान बीजेपी को करेगा और कर रहा है, और मोदी की रैली जो इस समय नहीं हो रही वो भी नुकसान है। लेकिन बीजेपी की 2 बात और कहना चाहूंगा अगर आप परमिशन दें। विद्युत बहुत अच्छी, सड़क का बहुत अच्छा काम किए, आवास के किए, मेडिकल किए, एयरपोर्ट किया, फ्री राशन बांटना उसके हित में जा रहा है, ठीक है, लेकिन रोजगार और महंगाई उसको नुकसान पहुंचाएगी और आवारा पशु बहुत भारी। महेश अरे साहब, 2 फेज के हमने नतीजे एक तरीके से दिखा दिए। ओपिनियन पोल में बार बार दर्शकों से कह रहा हूं, ये सिर्फ एक सैंपल है, सैंपल के आधार पर ये नतीजों को हम कैलकुलेट करते हैं लोगों से बातचीत करके। अब महेश आर्य साहब अपनी बात कर रखिए। देखिए रमन जी, काफी लंबे समय से आप देख रहे हैं देश में लोकशाही है और लोकशाही में चुनाव हमेशा आते रहते हैं, चलते रहते हैं, और इसी परिप्रेक्ष्य में 2022 का चुनाव हमारे बीच में है। और विशेषकर जो ओपिनियन पोल का जो अभी तक इतिहास रहा है उसका मैं समझता हूँ तजर्बा अभी बहुत सारगर्भित नहीं रहा है और तार्किक भी नहीं रहा है। अब तक के जितने रिजल्ट अगर आप में कहें कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था उसमें क्या दिखाया था ओपिनियन पोल ने, क्या दिखाया था एग्जिट पोल ने। अगर दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों ने तो ये कहा था कि उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी, लेकिन सरकार बनाई। अगर राजस्थान की बात करें तो इसी तरीके से एग्जिट पोल फेल हुए और ओपिनियन पोल भी फेल हुए, और मैं समझता हूँ अन्य प्रदेशों में भी इस तरीके के हालात हैं। अगर आपने जिस तरह बताया भी ये जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसमें मैं पूछना चाहता हूं उन चैनल के लोगों से, पूछना चाहता हूं मीडिया के उन तमाम लोगों से जो एग्जिट पोल को, ओपिनियन पोल को एग्जिट पोल में पेश करके एक नया परसेप्शन खड़ा करते हैं कि बीजेपी जीत रही है। अभी तक जो इश्यूज थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के, जाट समाज के और किसान के अन्य समाज के, क्या वो सॉर्ट आउट कर दिए सरकार ने? ऐसा कुछ नहीं हुआ।
पहली बार देखने में आया है किसानों की गुस्सा। लगभग 1.25 साल से वो सड़कों पर रहा, कानून उनके पास किसानों में, अरे कानून व्यवस्था की सुन लीजिए, मैं पहली बार देखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, उन्हीं का लोनी का विधायक जब किसानों के आंदोलन चला था तो वो गुंडों को लेकर के गुंडागर्दी करता है और सारे किसानों को ये आंदोलन को ध्वस्त करने का, लोकशाही को खत्म करने का प्रयास करता है। तो आप कैसे कहते कानून ऑर्डर? कहां तक लॉ एंड ऑर्डर? अगर योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर होता तो उसके खिलाफ एक्शन करता, किसानों की मदद करता। किसानों के साथ पानी छोड़ा गया, बिजली पानी काट दिया गया, या मुद्दे सॉर्ट आउट हो गए। किसान खून का घूंट बैठे बैठा है और बदला लेने के लिए तैयार है। भी अपना मन बना कर बैठे आर्या साहब। न्यूज इंडिया ये तो कह रहा है, न्यूज इंडिया ये बार बार कह रहा है, आर्या साहब न्यूज इंडिया ये बार बार कह रहा है मतदाताओं के मन में क्या है ये वही बता सकते हैं और उन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो बता रहे हैं और बटन किसका दबा रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज है, तो नतीजे कुछ और हो सकते हैं। न्यूज इंडिया ये कह रहा है, आर्या साहब न्यूज इंडिया ये कह रहा है कि जो ओपिनियन पोल है और जो एग्जिट पोल भी आएगा उसके विपरीत नतीजे हो सकते हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए आर्या साहब, दोबारा लौटते हैं आपके पास लौटूंगा, छोटा सा ब्रेक। तो ग्राउंड जीरो ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का। हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के ये ओपिनियन पोल तैयार किया है। महेश आर्या साहब, ब्रेक से पहले आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जनता ने मूड बनाया है किसे वोट देने का, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन एक परसेप्शन दिख रहा है क्या कि जो बीजेपी ने आकर के बताया कि देखिए कानून व्यवस्था हमने बेहतर कर दी, किसानों के लिए सबसे ज्यादा हम काम कर रहे हैं, गन्ने का पेमेंट सबसे ज्यादा हमने किया, 2 सरकारों ने जितना पेमेंट किया उससे ज्यादा हमने पेमेंट कर दिया है, विकास की बयार बह रही है डबल इंजन की सरकार में, तो इन सब भरोसों पर जनता आती हुई दिख रही है क्या? मेरा सवाल है। देखिए कुंदन जी, बिल्कुल आप बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल भी मैं बिलीव करता हूं, लेकिन जिस तरीके से परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है, मेरा ये सवाल था कि अभी तक जो भी जनता की सूझ थे, जो अभी चुनाव से लगभग 1.25 साल से चल रहे थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उस पर क्या सॉर्ट आउट? गन्ने का पेमेंट की बात करें तो गन्ना का पेमेंट अभी किसानों को फुलफिल नहीं हुआ, अभी भी उसमें बकाया है। तो इस वजह से ये कह देना कि भाई नहीं किसान पूरी तरह ट्रांसफर हो गया, और मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की बात मैंने पहले कर दी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहा जाता था कि इनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बढ़ेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा गया कि कितना जबरदस्त बहन बेटियों के साथ रेप, बलात्कार, उसके साथ अत्याचार हुआ, उसके बाद रातों रात उसको जला दिया गया, कोई भूला नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो हालात लॉ एंड ऑर्डर के थे, जबकि लखीमपुर खीरी में किसान के ऊपर गाड़ी चलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है, गृह मंत्री का बेटा पहले से उनको हौसला अफजाई करता है, चैलेंज करता है किसानों को, उसके बाद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। मीडिया, चैनल, जनता, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने और उसके अलावा कोर्ट ने भी उसको नोटिस लिया, तब जाकर के उस पर कार्रवाई हुई। उसका बेटा गृह मंत्री आज भी बाहर है। तो मैं समझता हूँ ये कह देना कि अभी 2 इलेक्शन के डिक्लेयर होने के बाद कि भाई पूरा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे योगी सरकार जी फेल हो गई। किसानों की जो समस्या थी, उनके पास जो बुल जा रहे हैं, जो उनके जो सांड हैं, पूरी मेहनत, पूरी जनता जो है आराम की चैन की नींद सोती है, लेकिन जो अन्नदाता रात भर जाग जाग करके। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो प्रशांत उमराव को मैं मौका दूंगा, जो महेश आर्या ने कहा है उसे काउंटर करने का मौका उनके पास होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।